धर्म की जब बात होती है तो सबसे जो बड़ा धर्म है और धर्म को समझना हो तो कृषि धर्म को समझना पड़ेगा। मनुष्य चूँकि हम हर बार बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है और मनुष्य के बारे में कहा गया कि वो एक ही ख्याल लेकर के ज़िंदगी भर आगे बढ़े। वो ख्याल ये है कि उसके मन में, उसके हर क्रियाकलाप में हमेशा एक बात रहनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी कि इंसान इस धरती पर सबकी सुरक्षा की बात करते हैं। परमात्मा ने उसको कहा है कि तुम जड़ एवं चेतन जगत की समस्त इकाइयों के रखवाले हो। और कहा भी गया है कि इस धरती पर मनुष्य जो है माली है। तो माली का क्या धर्म है? मित्र, आज बात कर रहा हूँ कि किसानों के सामने जो नाना प्रकार के संकट आए हैं और प्रकृति में जो संकट आए हैं। देखिए, संकट दो जगह आए हैं। ये जो आधुनिक तकनीकी है, जो आधुनिक विज्ञान है और विज्ञान के पीछे जो अंधी दौड़ है, उसके कारण दो संकट सबसे ज़बरदस्त हैं। पहला है कि प्रकृति का संपूर्ण परिवेश खराब हो गया है। दूसरा, प्रकृति का परिवेश जैसे ही खराब होता है तो जो खेती करने वाला किसान होता है उसके भी हालात खराब हो जाते हैं। जब खेती का और प्रकृति के हालात खराब होते हैं तो फिर बचता कोई नहीं है। कारण क्या है? जैसे आज की तारीख में आप देखिएगा कि फसलों के उत्पादन में, मतलब हमको फसल का इतना उत्पादन चाहिए और इतना चाहने के लिए ज़मीन के साथ चाहे जो कुछ भी करना पड़े, क्लाइमेट के साथ चाहे जो कुछ भी करना पड़े, वो हम सब करते। तो क्या होता है मित्र, खेती प्रकृति की व्यवस्था में होती है और अगर किसी को प्रकृति की व्यवस्था का ज्ञान नहीं है तो फिर खेती में मुश्किलें आती हैं। और जब खेती की मुश्किलों का समाधान विज्ञान करता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, समाधान नहीं मिलता, मुसीबतें और खड़ी हो जाती। जैसे मैंने बोला कि अगर किसी खेत में किसी किसान ने गन्ना बोया है, गेहूं बोया है, कपास बोया है, कुछ भी बोया है, वेजिटेबल बोया है, ऑर्चर्ड लगाया है और उसके द्वारा लगाई गई फसल ग्रोथ नहीं कर रही, यानी कि जिस हिसाब से उसको बढ़ना चाहिए उस हिसाब से वो नहीं बढ़ रही है, तो मैनेजमेंट, जो कृषि तकनीकियों का मैनेजमेंट है, कृषि तकनीकियाँ कहती हैं कि इसका ये मैनेजमेंट है कि मिट्टी की जांच कराओ और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करो। मित्र, ये मैनेजमेंट नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है। मैनेजमेंट तो ये था कि हमारे इस खेत में ये क्रॉप ग्रो क्यों नहीं कर रही है। इस बात का अगर अध्ययन करते तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना पड़ती। ठीक इसी प्रकार किसी क्रॉप में कोई बीमारी लग गई है तो बीमारी के लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल करना, ये मिसमैनेजमेंट है। ये नेचर के साथ कर रहा हूँ, मनुष्यता के साथ, नेचर के साथ मिसमैनेजमेंट। एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए अगर कुछ कर रहा है तो मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन उसका खामियाजा भी कितना बड़ा है। तो किसी क्रॉप में कोई बीमारी लगी है तो वो बीमारी क्यों लगी है, उस कारण को खोजना, उस कारण का निवारण करना, ये मैनेजमेंट कहलाता है। और फंजीसाइड डाल करके बीमारी को नष्ट करना, ये मिसमैनेजमेंट है नेचर के साथ और आपकी ज़िंदगी के साथ। ठीक इसी प्रकार इंसेक्ट लगता है। इंसेक्ट किसी क्रॉप में आया और मैंने इंसेक्टिसाइड डाला तो ये मिसमैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ये था कि ये इंसेक्ट पहले नहीं लगता था, अभी इंसेक्ट क्यों लगता है। तो अगर इस बात का हम अध्ययन करते तो हमें पता चल जाता कि ये इंसेक्ट इस कारण से लगता है, इसका ये निवारण है। वो मैनेजमेंट था, इंसेक्टिसाइड डालना मिसमैनेजमेंट। ठीक इसी प्रकार फसलों में बहुत सारे खरपतवार होते हैं तो खरपतवार को वीडीसाइड से ख़त्म करना,
बीडीसाइड से खरपतवार को ख़त्म करना मिसमैनेजमेंट है, और खरपतवारों को दूसरे साधनों से मैनेज करना, जैसे क्रियाएँ कैसे की जाएं, जुताई कब की जाए, बुआई कब की जाए, लाइन सोइंग की जाए, और जो बीड्स उगेंगे उनको हम हैंडों से निकाल दें, पिक कर लें, पशुओं को खिला दें, पशुओं का दूध ले लें और पशुओं का गोबर खेत को लौटा दें। ये मैनेजमेंट था। बीडीसाइड डाल करके खरपतवार को मार डालना मिसमैनेजमेंट है। तो मित्र, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कृषि एक बहुत बड़ा धर्म है, और जिसने कृषि धर्म को समझ लिया उसे फिर किसी धर्म के आडंबर में नहीं फंसना। क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश की नीतियां, हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, न्यायपालिका, मीडिया, सब लोग पता नहीं किस दुनिया में विचरण कर रहे हैं, और हो क्या रहा है, सारे के सारे लोग पीड़ित हैं। आप देखिए ना बीमारियां, मनुष्य खेती करके, एक किसान खेती करके आमदनी पैदा करना चाहता है, नहीं लखपति करोड़पति बनना चाहता है। उसके बाद फिर ऊपर का बनिया है जो किसान की उपज लेकर के उसको वैल्यू एडेड करके वो भी करोड़पति बनना चाहता है। फिर किसान को जो कृषि निवेश बेचने वाले वो भी करोड़पति बनना चाहते हैं। मित्र, एक चीज़ बताइए, आप जरा सोचना कि सारी दुनिया के सभी लोग करोड़पति बन जाएंगे, यानी सभी को लाभ हो जाएगा, तो हानि कहाँ जाएगी? तो हानि मैं बता रहा हूँ, जब से हम लोगों ने लाभ का लालच किया मन में कि हमको इतना लाभ होना चाहिए, सबको लाभ होना चाहिए, तो लाभ के चक्कर में हानि कहाँ गई? हानि चली गई नेचर के पास। और आपके शरीर में जो आप बीमार हो गए हैं ना, ये उसी लाभ का चक्कर था, जिसमें आपने दबा करके पेस्टिसाइड डाले और 300 क्विंटल खाद्यान्न पैदा किया, दबा के पेस्टिसाइड डाले और 1 एकड़ में टमाटर जो है 500 क्विंटल पैदा किया, और खूब पैसा भी कमा लिया। पैसा मान लीजिए कमा भी लिया, कहाँ गया? आप तो बीमार हो गए ना। जैसे आज के ठीक 30-40 साल पहले पंजाब की कृषि का उदाहरण दिया जाता था, क्या कि खेती हो तो पंजाब जैसी हो, खेती हो तो हरियाणा जैसी हो। सारे देश के लोग नहीं जान रहे थे वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ हो क्या रहा था, वहाँ किसानों ने बहुत भारी भरकम मात्रा में बैंकों से लोन लेके, कर्जा लेके, खूब दबा करके, फर्टिलाइजर दबा करके पेस्टिसाइड डाले, और 30 साल के बाद नतीजा क्या आया कि साहब कैंसरस हो गए। हर 5वां-6वां आदमी कैंसरस है। अब जिसके घर में एक व्यक्ति कैंसर का मरीज है, उससे पूछो कितना कमा, क्या खोया, क्या पाया? तो आज वो कहेगा साहब मैंने तो सब कुछ खो दिया, पाया तो कुछ है ही नहीं, 5 लाख बैंक का कर्जा है, बच्चा मेरा कैंसर का मरीज हो गया है, उसको हर महीना बीकानेर ले जाना पड़ता है। तो मित्र, मैं जो कहना चाहता हूँ किसानों से, आज की तारीख में किसानों को, मतलब मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसानों के साथ किसी की हमदर्दी नहीं है। फिर बता दूँ क्यों? जिसको खुद के साथ हमदर्दी नहीं है, उसके साथ कोई हमदर्दी का भाव लेके करेगा भी क्या? तो मैं किसानों को जागरूक करता हूँ कि आप थोड़ा सा लालच छोड़ दीजिए, चंद वर्षों के लिए, 2-3 साल के लिए लालच छोड़ दीजिए। और मैं फिर कहता हूँ कि ये जो प्रकृति रूपी माँ है ना, ये आपको निराश नहीं करेगी। एक बार अगर मैं धरती को माँ कहता हूँ तो उसको माँ मान लूँ, और माँ मान करके उसके साथ, माँ के साथ जो बिहेव हमारा होना चाहिए वो बिहेव मैं अपना लूँ। आप देखिए कि धरती आपको वो उपहार दे सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अन्यथा अगर विज्ञान के चक्कर में फंसे रहे तो विज्ञान ने क्या किया, बोले प्रोडक्शन बढ़ जाता है प्रोडक्शन, लेकिन लागत कितनी बढ़ जाती है। तो आज क्या हुआ कि किसी ज़माने में किसान उत्तम खेती कही जाती थी, आज सबसे निचले पायदान पर खेती सिर्फ इसलिए आ गई कि इस व्यवसाय में लागत बहुत है, आमदनी कम है। यानी कि लागत के और आय के बीच का जो फासला था वो घटता चला गया, और आज 100 रुपये की लागत लगाने के बाद 125 रुपये मिलते हैं। और जब मैं सनातन कृषि को मानता था, मेरे पूर्वज जब इस प्रकृति की व्यवस्था को समझते थे, तब वो 20 रुपये लगा के 100 रुपये पाते थे। तब भारत सोने की चिड़िया था, तब हर किसान के घर में सोने चांदी का भंडार था, हर किसान खुशहाल था।
खुशहाली के मायने क्या होते हैं? खुशहाली के मायने होते हैं आपके चेहरे पर मुस्कान। और आज खुशहाली का माना आपने कहा कागज का नोट, तो हुआ क्या? बेशक आपके पास कागज का नोट आ भी गया हो, लेकिन आप उदास हैं, दुखी हैं, मायूस हैं, बीमार हैं। परमात्मा ने कहा था इंसान से कि तुमको जीवन भर हंसना है और प्रकृति को हंसाना है, और हमने क्या किया? ना हम हंसेंगे ना किसी को हंसने देंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। तो कृषि में जो मेरे सूत्र हैं कि धरती माँ के में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना, और ऑर्गेनिक कार्बन जब बढ़ेगा, मैं फिर एक चीज़ बता देता हूँ, अगर हम खेती में संपन्न होना चाहते हैं, अगर मैं खुशहाल होना चाहता हूँ, तो खेती का मतलब फसल उत्पादन बिल्कुल नहीं। खेती के साथ पशुपालन और वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। ये मिट्टी को जब कोई बनाएगा ना, मिट्टी की जो ओरिजिनल स्वरूप है वो पशु और वृक्ष के बिना नहीं आ सकता। कारण कि जिसका खेत नंगा है, जिसके पास जानवर नहीं है, तो उसका क्रॉप का रेजिड्यू हमेशा वो बेचेगा, फेंकेगा या जलाएगा। और अगर पेड़ नहीं है तो क्लाइमेट का जो इफेक्ट है फसलों पर वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। पेड़ नहीं है तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं होगी, तो परागण की क्रिया, अगर मधुमक्खी तितली नहीं हुई, पर परागण की मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते तो परागण नहीं होगा। पेड़ नहीं है तो चिड़ियाँ नहीं है तो इंसेक्ट लगे तो इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। सॉइल फर्टाइल नहीं है, सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं है तो बीमारी लगेगी, फंजीसाइड डालना पड़ेगा। पशु नहीं है तो फिर आप बीडीसाइड डाल करके मारोगे। इसलिए खेती का तारतम्य है फसल उत्पादन, वृक्षारोपण और पशुपालन। और जब फसल की बात आती तो मोनोकल्चरिंग बिल्कुल नहीं। सस्य विज्ञान की परिभाषा में कहा गया है किसान खेती का इंतजाम ऐसे करे ताकि उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। आपको रोटी खाना है, आपको दाल खाना है, आपको तेल खाना है, आपको सब्जी खाना है, आपको फल खाना है, आपको दूध खाना है, तो दूध के लिए गाय भैंस होनी चाहिए, फलों के लिए कुछ फल के वृक्ष होने चाहिए, कुछ सब्जी का एरिया होना चाहिए, दाल का होना चाहिए, तेल का होना चाहिए। आज की तारीख में आर्थिक दृष्टि नज़रिए से क्या को लोग बोलते हैं पूरा कपास ही कपास बो दिया, कहीं पूरा धान ही धान बो दिया, कहीं पूरा गन्ना ही गन्ना खड़ा है। गन्ना बोता है फिर सारी चीज़ें खरीदता है, कपास बोता है फिर सारी चीज़ें खरीदता है। तो आप की ज़रूरतें जब तक अपनी ज़रूरतों को अपने खेत से पूरा करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक खेती का हालात नहीं सुधरेगा मित्र। और मैं फिर बता दूं, अगर हम लोग समय से जागृत नहीं हुए, समय से, तो आप समझ लीजिए मेरे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। और आप देख ही रहे हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो क्लाइमेट के जो खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इसी साल आपने देख लिया खतरे कितने ज़बरदस्त हैं। लैंडस्लाइडिंग और भूस्खलन और ये बाढ़ और ये जो लोगों का मरना मराना है ना, ये सब मनुष्य की फितरत के परिणाम है। मनुष्य अगर अपनी आदतों में सुधार नहीं लाया तो ये सिलसिला, सीधी सीधी बात है, आप ईश्वर को प्रकृति को कंसीडर नहीं करोगे तो ईश्वर और प्रकृति आपको कंसीडर नहीं करेगी। संसार का एक नियम है गिव एंड टेक का। अगर आप किसी को कुछ देंगे तो वो अगला आदमी भी आपको देने की बात करेगा। क्योंकि मैं नेचर को और ईश्वर के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, तो ठीक है, फिर ईश्वर और नेचर ने भी आपके बारे में सोचना बंद कर दिया। नमस्कार।